जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिस मुल्क के और खास तौर पे हुक्मरान अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। स्विट्जरलैंड है, अमीर तरीन दुनिया का मुल्क है, कुछ भी नहीं है उस स्विट्जरलैंड के पास। हमारे ये जो नॉर्दर्न एरियाज के जो पहाड़ है, जो यहां जिसने भी ये पहाड़ देखे हैं, मैंने स्विट्जरलैंड देखा है, वो मुकाबला ही नहीं कर सकता जो खूबसूरती अल्लाह ने यहां दी है। जो जरखे जमीन दी है, जो हमारी वैरायटी दी है, यानी अल्लाह ने क्या चीज नहीं दी इस मुल्क को। लेकिन ये ज़हन में डाल लें कि कभी भी कोई मुल्क जब उसके हुक्मरान अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और जब वो करप्शन पे लग जाते हैं, कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। दुनिया में वसाइल में अमीर तरीन मुल्क हैं, हमारे से भी ज्यादा वसाइल है, लेकिन हमारे से ज्यादा गुर्बत है, क्योंकि वहां भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं हुक्मरान जो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। आज ये आपको समझना है कि दुनिया से हो क्या रहा है। हम अकेले नहीं हैं जो पाकिस्तान में जिधर हमारी रिसोर्सेज चोरी करके बाहर जा रही हैं। दुनिया में गरीब, ये अभी रिपोर्ट आई है कि दुनिया में जो गरीब मुल्क हैं उनसे हर साल 1000 अरब डॉलर चोरी होके जाता है मगरबी मुमालिक में, लंदन में, बड़े बड़े फ्लैट्स में, ऑफशोर अकाउंट्स में। हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों पे जा रहा है। इसलिए तो आप देख रहे हैं किश्तियों में लोग कोशिश कर रहे हैं यूरोप जाने के लिए, मर रहे हैं, डूब रहे हैं इमिग्रेंट्स जो हैं, क्योंकि वो जाना चाहते हैं उधर, क्योंकि उनके मुल्क खोखले कर देते हैं। यही जो एलीट है ये चोरी करके मुल्कों को खोखला कर देती है। पैसा जब यहां से बाहर चला जाए तो नौकरियां तो बाहर मिलेंगी, या स्कूलों में और अस्पतालों में पैसा कैसे खर्च होगा जब जो भी सरबराह वो अपना चेकअप भी मुल्क से बाहर करवाए हॉस्पिटल में, तो यहां हॉस्पिटल कैसे ठीक होंगे? पैसा तो बाहर जाके खर्च कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये जो इस वक्त जंग हो रही है, ये फैसला कौन जंग है? ये एस्टेब्लिश करेगी कि सारे लोगों के ऊपर कानून जितना मर्जी ताकतवर हो, कानून के वो नीचे है, और वो जितनी मर्जी ये ब्लैकमेल करें। ये मैं आज आपको बता दूं कि जिस दिन जो मुशर्रफ ने किया था, वो प्रेशर में आके वकला मूवमेंट चली थी जिसमें हमने सबने शिरकत की, मकसद तो उसका कुछ और था। हम तो आजाद अदलिया चाह रहे थे, और शुक्र है आज पाकिस्तान की अदलिया आजाद है। लेकिन उस प्रेशर में जनरल मुशर्रफ उस प्रेशर में आके एनआरओ दे गया दोनों को, और वो एनआरओज ने पिछले 10 साल में जो इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क की जो इन्होंने माशियत तबाह की है, जो कर्जे चढ़ाए हैं, हमें आके कहते हैं कि जनाब आप जवाब दें। हमारे से पूछते हैं, जब एक मुल्क, एक गवर्नमेंट जितना टैक्स इकट्ठा करती है साल में, उसका आधा टैक्स, उसका जो आधा पैसा है वो इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों में चले जाते हैं, तो मुल्क आगे कैसे बढ़ सकता है? बताएं हम किधर से पैसा लाएं तालीम पे, सेहत पे, अस्पतालों पे? क्योंकि आधा तो पैसा उधर चले जाता है सीधा बाहर कर्जों की किस्तों पे। तो तब तो ये 10 साल में इनको कोई फिक्र नहीं हुई कि जनाब मुल्क तबाह हो रहा है। मिलके दोनों हुकूमत कर रहे थे, तब तो जमहूरियत भी नहीं खतरे में थी, माशियत भी नहीं खतरे में थी, जब कर्जे चढ़ा रहे थे। ख्वातीन हज़रात, इंशाअल्लाह आप ये अब देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान जिधर अब पहुंच गया, इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये, इसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट। जो मुश्किल 2 साल थे वो बड़ी मुश्किलों से हमने निकाल लिए, बड़े बड़े इम्तिहान आए। हमें शुरू में तो डिफॉल्ट से बचना पड़ा, उसके बाद ये जो कोविड का आया, सारी दुनिया में जो कोरोना का क्राइसिस आया, जिस तरह पाकिस्तान निकला है, वो जिस तरह अली जफर ने कहा है, WHO कह रही है कि पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में से है जो सबसे बेहतरीन तरीके से वो कोविड से निकले हैं। उधर से निकले तो फिर
ये जो डाकुओं की कोलिशन है, इन्होंने कोशिश की हमें फैटफ के कानून के ऊपर फंसाने की। उन्होंने कहा अगर आप फैटफ पे अगर हमें ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, तो माशरे तो तबाह हो जाएगी। तो फैटफ को ब्लैकमेल उससे किया हमें एनआरओ लेने के लिए। एनआरओ कहते जी अच्छा मुनाफिकत देखें, हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहे। वो जो इन्होंने हमें जो कहा जी हम फैटफ में तब आपके साथ चलेंगे अगर 34 शिकें नैब के कानून की 38 में से 34 शिकों को चेंज करो, तब हम फैटफ के ऊपर वोट देंगे, मतलब नैब को खत्म कर दो। उसमें कोशिश की, ब्लैकमेल की। जब उधर से निकले तो अब ये घबरा गए। घबराए इसलिए हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ऊपर जा रहा है। इस महीने आप हैरान होंगे साहब कि सारी दुनिया में इस वक्त मुश्किल हालात हैं। पाकिस्तान में जो सीमेंट की सेल हुई है पिछले महीने, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हुई है। जो पिछले महीने मोटरसाइकिलों की एक मिनट जो मोटरसाइकिल की सेल हुई है पाकिस्तान में, वो भी रिकॉर्ड सेल हुई है एक महीने में। इसका मतलब कि मुल्क आगे निकल रहा है। इसका मतलब कि हम अब वो बुरे बुरहान से निकल रहे हैं। इसलिए भी इनको मुश्किल पड़ी हुई है कि जल्दी जल्दी से तब्दीली ले, गवर्नमेंट चेंज करो। देखें, और ये जो एक आखिर में मैं 2 पॉइंट्स कहना चाहता हूं। इन्होंने ये जो बात की, जो पाकिस्तानी फौज के ऊपर उन्होंने जो हमले किए हैं और जो जुबान इस्तेमाल की है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी एक मिनट इस वक्त अगर हिंदुस्तान का एजेंडा कोई भी लेके फिर रहा है तो वो ये लेके फिर रहे हैं। पूरा पाकिस्तानी फौज के जो ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही एजेंडा है जो फैटफ का एजेंडा है, जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने में। ये वही एजेंडा है कि अगर पाकिस्तानी फौज कमजोर होती है तो आप खुद ही देख लें मुसलमान दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। लिबिया से लें, सीरिया में चले जाएं, इराक में जो क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, सोमालिया में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, सारी मुसलमान दुनिया में आग लगी हुई है। जिस तरह अली जफर ने कहा हमें फख्र करना चाहिए अपनी फौज को कि इतना बड़ा जो दहशतगर्दी की यहां जंग चली, आज हम महफूज हैं। उनकी कुर्बानियों की वजह से हम महफूज हैं। और ये पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि मुझे क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? मुझे क्यों हर जगह पाकिस्तान की फौज खड़ी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, हर एजेंडा के साथ खड़ी है, हमें क्यों नहीं प्रॉब्लम? कौन सा मेरा मंशूर है जिसके पीछे हमारी फौज ने मदद नहीं की? बल्कि उधर जिधर फौज नहीं भी करती, मसलन कोरोना में उन्होंने हमारी मदद की, फौज का तो काम नहीं था। हां, कराची में मदद की, जिधर बड़ा बचाया, जो नालों के अंदर उन्होंने फौज की वजह से सफाई की, बच गया कराची। एक मिनट सुने प्लीज, सुन रहे। तो मैं जरा आज को बताना चाहता हूं कि इनका मसला क्या और मुझे क्यों नहीं कोई मसला। ये आपने सब समझना है कि ये इशू है क्या। इशू ये है कि अगर आज इमरान खान पैसा बनाना शुरू कर दे और अगर मैं यहां से पैसा चोरी कर करके बाहर मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दूं, तो सबसे पहले हमारी आईएसआई को पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि आईएसआई एक दुनिया की टॉप एजेंसी है, मानते हैं उसको। ये जरा समझने की कोशिश करें आप। मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि आईएसआई को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो ये कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो केस चल रहा था पैनामा का, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर
जस्टिस खोसा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा सारे पाकिस्तान के इदारे मफलूज कर दिए इस गवर्नमेंट ने। कोई भी पाकिस्तान का इदारा इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कर रहा, ना नैब कर रही है, ना एससीसीपी कर रही है, ना एफबीआर कर रही है। कोई भी इदारा ये गवर्नमेंट को चेक नहीं कर रहा। जिनका काम चेक और बैलेंस करना है वो सारे इदारे कंट्रोल कर लेते हैं। एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान आईएसआई को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। और क्योंकि सुने, और क्योंकि फौज को पता है, जब उनको पता चल जाता है वो जाके चुप करके बताते हैं इनको कि देखें जी आपने इधर इतनी कमीशन ले ली, उधर इतना पैसा बना लिया। तो ये उनको सारा वक्त डरे हुए होते हैं। तो जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक आईएसआई के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। और तो इसलिए आप समझ जाएं कि इसका मसला कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो मैं हूं, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट लेके आया हूं, पाकिस्तान की तारीख में 5 हलकों से जीता हूं। और ये जो कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, जरा कोई इलेक्शन का रिकॉर्ड तो देख ले 2013 का और 2018 का। सिर्फ रिकॉर्ड उठा के देख लें। 2013 में 140 तकरीबन पिटिशंस थी जिन्होंने इलेक्शन को क्वेश्चन किया 2013 में नेशनल असेंबली में, और 2018 में 90 थी, और 90 में से आधी तहरीक इंसाफ की थी। तो अगर पिटिशंस भी आधी आई, 50% कम आई हैं, उनमें से आधे पीटीआई थी। तहरीक इंसाफ कई जगह 50 वोट से हारी है, कई जगह 100 वोट से हारी है। तो अगर धांधली होती तो कम से कम हमें कोई कोलिशन की तो जरूरत ना पड़ती अब तक। पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि हम पहले दिन से तैयार थे कि खोल दो इलेक्शन। इन्होंने तो 4 महीने हल्के कहे थे, 1 साल लगाया खोलने में, वो भी धरना देना पड़ा। तो हम तो पहले दिन, क्योंकि हमें पता हमने धांधली नहीं की। तो मसला क्या है? मसला इनका ये है कि इन्होंने पूरी तरह अदलिया को भी बुरा भला, फौज को बुरा भला, गवर्नमेंट को बुरा भला, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह हम इनकी, क्योंकि ये कोई खास कौम निकली है, चोरी भी कर दें तो इनको कुछ नहीं कहना, किसी तरह इनको एनआरओ मिल जाए। ये आज आपके सामने सबके मैं कह रहा हूं, जिस दिन इनको एनआरओ मिला, ये अपने ज़हन में डाल लें, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। पाकिस्तान इसके बाद नीचे जाएगा, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती खत्म हो जाएगी। अगर इनको एनआरओ देना है तो बेचारे गरीब लोग जो जेलों में घुसे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? उनकी तो लाखों की चोरों में बेचारे वो जेलों में पड़े हुए हैं, और ये अरबों की चोरी वाले कह रहे जी हमें माफ कर दो। तो आखिर में मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब वीआईपी जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। और आप सबके लिए मेरे आईएलएफ के दोस्तों, मैं आपको आखिरी 3 चीजें कहता हूं। नंबर 1, सुन लें। नंबर 1, इंशाअल्लाह सारे मैं वकीलों को हेल्थ कार्ड दिलवाऊंगा। क्योंकि हमें पता है ज्यादातर जो वकील वो मुश्किल मेहनत कश लोग हैं, और उनके लिए अगर एक घर में बीमारी हो जाए तो इंशाअल्लाह हम आईएलएफ को एक हेल्थ कार्ड, और इसके लिए पूरी हम तैयारी अली जफर के साथ हम कर रहे हैं। नंबर 2, जो हम अहमद अवैस ने कहा था कि घरों का, कि घर होना चाहिए, छत होनी चाहिए, इसके लिए नया पाकिस्तान जो हम हाउसिंग बना रहे हैं, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि देखें,
लोगों के पास कैश नहीं होता घर खरीदने के लिए। तो नए पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग में हम पहली दफा पाकिस्तान में बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, और बैंक फाइनेंस ऐसे कर रहे हैं कि 5% इंटरेस्ट के ऊपर लंबी हम फाइनेंसिंग करेंगे, ताकि वो जो लोग तनख्वाहदार हो, वो या जिनके पास पैसा ना हो पूरा घर लेने के लिए, उनके लिए हम आसानी पैदा करें कि वो आसान किस्तों में अपना घर ले लें। तो इंशाल्लाह उसमें भी आपके लिए उसके लिए मदद करेंगे। और तीसरी चीज ये जो अभी बात की अहमद अवैस ने, ये सारी दुनिया में होता है। जो भी चीजें, जो मसलन कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, उस हर जगह पिटिशंस, उसके अंदर वकील होते हैं। वकीलों का इसलिए आपके लिए रोजगार भी हो जाएगा, आपके लिए आमदनी भी हो जाएगी, और ये प्रैक्टिस सारी दुनिया में होती है। तो इंशाल्लाह ये भी हम तीनों चीजें आपको कर देंगे। और ये आप सबके लिए ILF दूर दूर से आप आए हुए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं। मैं आपको भी अली जफर इस फंक्शन का आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप सब पाकिस्तान के फ्यूचर लीडर्स बने, आप सब पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मेरा लीडर मैं मानता हूं, और वो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और वो एक बैरिस्टर थे बेहतरीन। उन्होंने, कायदे आज़म ने हमें असल में बताया कि पॉलिटिक्स क्या होती है, नजरिया क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है। और मैं चाहता हूं कि आप सब वकील उनकी मिसाल के ऊपर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया।